and case or English. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। कल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, पहले क्या आता है फिर क्या आता है। आज हम एक बात पहले टेंस को ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। एक्चुअल में इसमें लिखने में थोड़ी सी परेशानी आती है क्योंकि राइटिंग बिल्कुल सही नहीं आती है इंग्लिश लिखने में, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा समझ करके चलेंगे। एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिपीट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हमने हिंदी वाक्यों के अंदर पढ़ी थी कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, व ते है आदि वाक्यांश आते हैं। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होता क्या है कि अक्सर जो दैनिक दिनचर्या के डेली रूटीन वाले जो सेंटेंस हैं, डेली रूटीन्स, हैबिट, आदत जो हों हमारी, वो वाक्य कोई सार्वभौमिक सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई सिद्धांत हो, आदि जो वाक्य हैं उन वाक्यों को हम अक्सर इनसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की स्ट्रक्चर बड़ी सिंपल थी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर क्या करते थे हम, इसमें ऐसे ही एस भी कहीं कहीं जोड़ते थे। वो कहीं कहीं कहाँ जोड़ते थे ये हमने पढ़ा था कि जब यदि सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट या एक वचन करता हो तो हम सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस जोड़ते थे। कहाँ एस जोड़ते थे, कहाँ ये एस जोड़ना है, इसके बारे में मैंने पढ़ लिया था कि यदि वर्ब के अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ या जेड हो तो हम उन वर्ब्स के अंत में ई एस जोड़ते थे और बाकी सभी वर्ब्स के अंत में एस जोड़ते थे। ये हमने पढ़ लिया था। साधारण वाक्यों के अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं करते थे। हाँ, लेकिन नेगेटिव या इंटरोगेटिव जो सेंटेंस थे, अर्थात नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाता था, इन वाक्यों के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते थे। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी, डू और डज। अब डू कहाँ प्रयोग करते थे, डज कहाँ करते थे, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि डू का प्रयोग वहीं आज, वी, यूं, दे, वह बहुवचन कर्ताओं के साथ डू का प्रयोग तथा ही, सी, इट वह एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग करते थे। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में मैंने पढ़ लिया था कि पहले हेल्पिंग वर्ब आती थी डू या डज में से, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जैसी भी होगी, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये इसकी स्ट्रक्चर थी नेगेटिव सेंटेंस। ये हेल्पिंग उसकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर थी। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता था कि सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब और फिर नोट लग जाता था, और नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाता था। यह अभ्यास लोगों ने कर लिया था। एक सेंटेंस लेकर के मैं तीनों प्रकार के वाक्यों को एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक वाक्य है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। बहुत सिंपल सेंटेंस है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ता है, ती है, आ रहा है, हमें पहचान में आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और इसके हम अंग्रेजी बनाते हैं, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में आई, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, कर्ता लिखना है। खेलना वर्ब है, खेलने के लिए शब्द लेते हैं प्ले। और ऑब्जेक्ट क्या खेलते हैं, फुटबॉल। तो ये सेंटेंस बन गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब बात करें हम, यदि इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। अब नहीं लगते ही केवल नोट नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, और आई के साथ, जैसा कि हमने भी पढ़ा है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है डू, और डू के साथ नोट और लग जाएगा, तो बन जाएगा सेंटेंस आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है। अब इसी सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव बनाते हैं।
इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताया था पहले भी एक बार कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से? एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और दूसरे डबल एच वर्ड से शुरू होने वाले। हेल्पिंग वर्ब से कौन से पर्सन शुरू होंगे, डबल एच वर्ड से कौन से शुरू होंगे, इसके बारे में भी थोड़ा स्पष्टीकरण दे देता हूँ कि जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में होता है उन प्रश्नों को हम अक्सर हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, तथा जिन प्रश्नों का उत्तर किसी शब्द या वाक्य में होता है उन्हें हम डबल एच वर्ड से शुरू करते हैं। अक्सर क्या जो शब्द आता है प्रश्न पूछने में, उस क्या शब्द बड़ा कंफ्यूज करता है। जैसे प्रश्न सेंटेंस आया, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ, या क्या वह फुटबॉल खेलता है, तो क्या शब्द देखते ही स्टूडेंट्स को लगता है कि यहाँ वाट आएगा, जबकि यहाँ क्या वह फुटबॉल खेलता है इसका उत्तर हाँ या ना में, कि हाँ खेलता है या नहीं खेलता है। इसलिए इसके अंदर हम डबल एच वर्ड का प्रयोग नहीं कर करके केवल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसके अंदर? सिंपल सी बात है कि आई आ रहा है सब्जेक्ट तो डू आएगी, और यदि ही सब्जेक्ट आ रहा है कि क्या वह फुटबॉल खेलता है तो यहाँ क्या आएगी? डज। डज के साथ तो ही आएगी, ही के साथ डज आएगा, और यदि केवल आई सब्जेक्ट है, वी है, यू है, दे है, तो हम डू लिखेंगे। और सेंटेंस के शुरुआत में ये लिखा जाएगा डज ही प्ले फुटबॉल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस बन गया क्या वह फुटबॉल खेलता है, डज ही प्ले फुटबॉल। अब बात करते हैं अपन, यदि डबल एच वर्ड से आ जाए कि वह फुटबॉल कब खेलता है, कहाँ, कब, कौन, कैसे, अर्थात वाट, वैन, वेयर, वाई, ये सब क्या है? डबल एच वर्ड है जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इनको सबसे पहले रखते हैं, बाकी स्ट्रक्चर वही है। जैसे वह फुटबॉल कब खेलता है, तो वह कब खेलता है, कब के लिए जो शब्द आता है डबल एच वर्ड वो आता है वह, सबसे पहले वह लिख देंगे। अब वह फुटबॉल कब खेलता है सब्जेक्ट है या वह, और वह के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए डज। और इसके बाद जो है सब्जेक्ट है वो ही, व्हेन डज ही। खेलने के लिए वर्ब है प्ले, और ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। तो ये इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं, व्हेन डज ही प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल कब खेलता है। तो इस प्रकार से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से, और अगले सेंटेंस पर, अगले जो अपना टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को देखते हैं अपन। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसके रूल्स आपको सामने दिख रहे होंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स बिल्कुल थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको। देखिए इंपॉर्टेंट रूल्स सामने लिखा हुआ आपके, कि इस टेंस में हम किसी ऐसे कार्य का वर्णन करते हैं जो बीते हुए समय में समाप्त हो गया है। इस टेंस में भूतकाल की किसी आदत का भी वर्णन किया जाता है। वही बात है जैसा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था, लगभग समान उसका पास्ट टेंस में है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट में अनिश्चित समय के लिए, अर्थात समय कब कोई कार्य शुरू हुआ और कब वो समाप्त हुआ उसके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं था। यही पास्ट के अंदर कब कोई कार्य शुरू हुआ, कब समाप्त हुआ, इसके बारे में जब अनिश्चित होता है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। या भूतकाल की किसी आदत का भी वर्णन किया जाता है। जैसे प्रेजेंट की हैबिट होती है तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं, इसी प्रकार से पास्ट की हैबिट को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं। देखिए क्या है, बिल्कुल मामूली सा फर्क है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में, इसीलिए हम दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। इसका सेकंड पॉइंट देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वहाँ हमने पढ़ा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको ध्यान होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस का प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सभी प्रकार के सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। वहाँ भी हमने ऐसा ही किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज का प्रयोग करते थे, यहाँ केवल डिड का प्रयोग है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। वहाँ हमने पढ़ा था कि आई वी यू दे के साथ डू, ही शी इट के साथ डज
लेकिन यहाँ पे चाहे आईवीओ दे है, चाहे ही शी इट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सभी के साथ डिड का प्रयोग करना है। और ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर केवल फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। आगे है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले डिड का प्रयोग करते हैं। सुबह की बात है, हेल्पिंग वर्ब पहले आनी है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है तो डिड हम पहले ले लेंगे। और प्रश्नवाचक, यदि कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हिंदी के बीच में हो तो इसकी अंग्रेजी वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं। कौन, कब, कैसे, अर्थात डबल एस वर्ड यदि दिया जाता है तो वो उसके पहले लिखते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया के पहले तथा सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं। ये तो सुबह की बात है, नोट बाद में लग जाता है। हु से प्रारंभ होने वाले वाक्य में डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। वही जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी ये पढ़ा था कि यदि कोई वाक्य हु से शुरू हो रहा है तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू डज का प्रयोग ना कर करके सीधी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखते थे। ऐसे ही यदि यहाँ हु से प्रारंभ हो रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो डिड का प्रयोग ना कर करके सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देंगे। वजह भी मैंने कल बताई थी आपको कि अक्सर इनमें सब्जेक्ट, हु से प्रारंभ होने वाले वाक्य में अक्सर सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट नहीं होता है तो बीच में गैप तो होता ही नहीं, तो सीधे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख सकते हैं। वाक्य में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होने के बाद मुख्य क्रिया को फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। ये क्लियर है कि भाई नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में चूंकि डिड का प्रयोग होता है तो हम इसे फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था कि जब वाक्य का इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस थे तो वहाँ पर डू और डज का प्रयोग हो जाता था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस का प्रयोग कहीं भी नहीं होता था। ऐसे ही यहाँ भी डिड का प्रयोग होने के बाद केवल फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट रूल थे। अब हम इसका अभ्यास करते हैं। देखिए, पहचान की, यदि हिंदी वाक्यों की पहचान की बात करें तो यहाँ भी बहुत सिंपल है। वहाँ हमने पढ़ा था हिंदी वाक्य की पहचान के रूप में कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं। इन हिंदी वाक्यों के अंत में कभी कभार ता, था, ती, थी, ते, थे आ जाते हैं, या फिर इन हिंदी वाक्यों के अंत में या, ये, ई, है ना, या आ, ई, इस प्रकार के शब्द मिलते हैं, इस प्रकार के वाक्यांश मिलते हैं, अक्षर मिलते हैं। तो हम इनसे भी पहचान कर सकते हैं हिंदी वाक्यों से। और मेन चीज़ क्या है इनको पता करने के लिए कि भाई कोई भी कार्य जो भूतकाल में समाप्त हो गया है लेकिन समय अनिश्चित है, कब समाप्त हुआ, कब शुरू हुआ, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो या फिर कोई भूतकाल की आदत है तो हम उन्हें इस टेंस के अंदर रखते हैं। अब हम चलते हैं इसकी प्रैक्टिस के ऊपर। चलिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस की पहले प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि हमने अभी भी पढ़ा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सीधी सेकंड फॉर्म आनी है। ध्यान दें, पहला सेंटेंस दिया है, आप खुद बनाना, सेंटेंस का अभ्यास करना। उसने कल मुझे एक पेन दिया। ध्यान से देखना सेंटेंस को, उसने कल मुझे एक पेन दिया। करना क्या है, में अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव भी नहीं है या इंटरोगेटिव भी नहीं है। अब उसने, सब्जेक्ट है उसने के लिए हम क्या शब्द काम में लेते हैं, ही। सभी को पता है ही काम में लेते हैं। और अब यहाँ जो है वर्ब क्या है, देना, देने को हम गिव कहते हैं। और गिव की सेकंड फॉर्म आप सभी को पता होगा क्या होती है, गेव। गिव, गेव, गिवन, थर्ड फॉर्म गिवन होती है इसकी। किसको दिया, मुझे दिया। तो मुझे अंग्रेजी में क्या आएगा, मी। आई का ऑब्जेक्ट जो होता है मी। तो ही गेव मी, क्या दिया, ए पेन। ही गेव मी ए पेन, कब दिया, यस्टरडे। तो यह इसका सेंटेंस बन गया, ही गेव मी ए पेन यस्टरडे। समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं हम सब्जेक्ट के बाद। अब अगला सेंटेंस था, मैं इस घर में रहता था। था आ गया इसके अंदर, वही सिंपल बात है, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। आई, मैं के लिए आई का इस्तेमाल किया। रहता था, रहने के लिए क्या शब्द काम में लेते हैं, सभी को पता होगा, लिव। और लिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लिव्ड। और कहाँ रहता था, इन दिस हाउस, इस घर में रहता था, आई लिव्ड इन दिस हाउस। क्लियर हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया। मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया। अब
सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? मोहन, तो मोहन सब्जेक्ट लिख लेंगे। अब काम क्या कर रहा है? वो गया, और किस लिए गया था? देखने के लिए। तो जाने के लिए वर्ब की फॉर्म आती है गो, और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो मोहन वेंट, कहाँ गया वो? दिल्ली। मोहन वेंट टू दिल्ली। अब किस लिए गया था वो? टू सी हिज फादर, अपने पिता को देखने के लिए, अपने पिता से मिलने के लिए यस्टरडे, कल गया था। अगला सेंटेंस देखिए, हमने अपना पाठ याद किया। हमने अपना पाठ याद किया, हमने के लिए हम, वी, और याद करने के लिए हमने पढ़ा है लर्न, LEARN, लर्न शब्द पढ़ा है हमने। सेकंड फॉर्म इसकी होती है लर्नट, LEARNT, लर्नट। वी लर्नट, पाठ, अपना पाठ मतलब आवर लेसन, हमने अपना पाठ याद किया, वी लर्नट आवर लेसन। क्लियर हो गया होगा। अगला सेंटेंस देखिए, उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। सेंटेंस देखिए, उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा, तब इसको हम बनाएंगे उसने, उसने के लिए क्या लिखेंगे अपन? ही। और अपने पिता को एक पत्र लिखा, तो काम क्या कर रहा है? लिखने का। तो लिखने को क्या कहते हैं? राइट। राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। ही रोट, क्या लिखा? लेटर, ए लेटर। किसको? अपने पिता को, तो टू इज फादर। ही रोट ए लेटर टू इज फादर। नेक्स्ट देखिए, बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई। देखिए सेंटेंस को, छठा सेंटेंस देखिए, बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई। बढ़ई मतलब खाती, कारपेंटर ने एक कुर्सी बनाई। तो द कारपेंटर, खाती ने, बढ़ई ने क्या बनाई? एक कुर्सी बनाई। बनाने को क्या कहते हैं? मेड। मेक कहते हैं, MEKE, मेक मानी बनाना। उसकी सेकंड फॉर्म होती है मेड। और क्या बनाया उसने? कुर्सी। तो ए चेयर, द कारपेंटर मेड ए चेयर। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य किस प्रकार से हम उनको बदलते हैं। केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको यदि पता है शब्द की, तो आप उन्हें आसानी से वाक्यों को बना सकते हैं। देखिए इसके नीचे भी आपने लिख रखा है कि रूल फर्स्ट है, एक वचन तथा बहुवचन दोनों में ही सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और सब्जेक्ट के भिन्न भिन्न नंबर या पर्सन के साथ वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में परिवर्तन होता था, यहाँ कोई परिवर्तन इस प्रकार का नहीं होता है। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, और हेल्पिंग वर्ब के नियत स्थान होता है नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद लगती है, और उसमें उसके बाद नोट लग जाता है, क्योंकि नोट अकेला नहीं आता है, हेल्पिंग वर्ब को साथ लेकर के ही चलता है। अब देखिए सेंटेंस है, वह कल हॉकी नहीं खेला। वह कल हॉकी नहीं खेला, तो वह के लिए ही, खेलने के लिए क्या शब्द आता है? प्ले, और सेकंड फॉर्म इसकी क्या आती है? प्लेड। अब ही यदि साधारण वाक्य होता है कि वह कल हॉकी खेला, तो हम क्या करते? ही प्लेड हॉकी। लेकिन यहाँ क्या है? नोट, नहीं खेला, तो नहीं के लिए हम क्या लिखेंगे? डिड नोट। तो ही डिड नोट प्ले हॉकी, तो क्या कर देंगे अपन? ही डिड नॉट प्ले हॉकी कब? यस्टरडे, कल नहीं खेला, कल के लिए यस्टरडे। अब अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, यहाँ भी नहीं आ गया, तो लड़कों के लिए द बॉयज, और याद नहीं किया ये वर्ब है इसकी। अब चूंकि नहीं करने के लिए आ गया, तो हमने डिड नोट लगाएंगे। द बॉयज डिड नोट, क्या नहीं किया उन्होंने? लर्न नहीं किया। तो लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लर्न देयर लेसन। द बॉयज डिड नॉट लर्न देयर लेसन। अगला वाक्य देखिए, मैं कभी देर से नहीं आया। अब देखिए इस प्रकार के वाक्य, कभी देर से नहीं आया, कभी नहीं, जिन वाक्यों में कभी नहीं आ जाए, ये पास्ट इंडेफिनिट में बहुत ध्यान रखने की बात है। जिन वाक्यों में कभी नहीं आ जाए, कभी नहीं, तो उनमें डिड नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। नहीं तो आ रहा है यहाँ पे, लेकिन डिड नोट के बजाय हम सीधा नेवर का प्रयोग करते हैं। कभी नहीं के लिए एक स्पेशल शब्द आता है नेवर, वहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और उसके बाद हम सेकंड फॉर्म ही लिखते हैं, क्योंकि डिड नोट तो आ ही नहीं रहा, हेल्पिंग वर्ब आ ही नहीं रही, इसलिए हम यहाँ सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लिखते हैं। मैं कभी देर से नहीं आया, तो आई नेवर, डिड नोट की जगह हम क्या लिखेंगे? नेवर। आई नेवर केम लेट, मैं कभी देर से नहीं आया। तो आशा करते हैं आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के वाक्य समझ में आ गए होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को और देख लेते हैं हम कुछ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लोगों को पता है कि जो है डिड,
अर्थात हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। देखिए सेंटेंस देखिए, क्या तुम स्कूल गए। पहला सेंटेंस देखिए, क्या तुम स्कूल गए। तो सेंटेंस से क्लियर हो गया आपको कि यदि हम इस प्रश्न को, मैंने आपको बताया कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर हाँ या ना में हो, एक ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर किसी शब्द या वाक्य में हो। अब इस प्रश्न का यदि हम उत्तर देते हैं क्या तुम स्कूल गए, तो हाँ या ना में उत्तर दोगे आप। हाँ या ना में दोगे मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अब हेल्पिंग वर्ब, क्या तुम स्कूल गए, तो क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, चूँकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो डिड लगाएंगे, डिड। गए कौन, सब्जेक्ट क्या है, यूं, और वर्ब क्या है, गो। कहाँ गए, स्कूल। डिड यू गो टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। अगला वाक्य है, क्या तुम्हारी बहन ने कल एक गाना गाया। वही सेंटेंस, हना में उत्तर है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे डिड, तुम्हारी बहन सब्जेक्ट है, योर सिस्टर। डिड योर सिस्टर सिंग ए सॉन्ग यस्टरडे। कल क्या तुम्हारी बहन ने गाना गाया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, ये विशेष ध्यान रखना आपको, यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं करनी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आएगी। अब देखिए तीसरा सेंटेंस देखिए, क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना। क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना, यहाँ भी हाँ ना में उत्तर है। वही हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, डिड, सब्जेक्ट मोहन, नहीं पहनने को क्या कहते हैं, पुट। कपड़ा पहनना मतलब पुट ऑन करना, तो डिड मोहन नोट पुट ऑन हिज कोट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला है, क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा। वही हाँ ना में उत्तर, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, डिड। डिड ही सब्जेक्ट, उसने, ही। नोट रीड, पढ़ने को क्या कहेंगे, रीड। तुम्हारा पत्र, योर लेटर। डिड ही नोट रीड योर लेटर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। पांचवा सेंटेंस देखिए, तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े। अब देखना सेंटेंस को, पांचवें सेंटेंस में, तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े। अब इसका उत्तर हम हाँ ना में तो नहीं दे सकते कि हाँ नहीं दौड़ा, नहीं दौड़ा, तो मतलब इसका उत्तर हमें कोई ना कोई कारण बताना है। और कारण क्यों, क्यों शब्द के लिए हम वाई का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम वाई लिखेंगे, उसके बाद चूँकि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है डिड, वाई डिड। सब्जेक्ट क्या है यहाँ, तुम्हारी, तुम नहीं दौड़े, तो वाई डिड यू नॉट रन विद मी। तो मेरे साथ, साथ के लिए शब्द आता है विद, डिड यू नॉट रन विद मी, क्या तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े। अगला सेंटेंस देखें, तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी। किसकी किताब पढ़ी, किसकी के लिए शब्द आता है हुज बुक डिड यू रीड इन द क्लास। तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी, हुज बुक, किसकी किताब, डिड यू रीड इन द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम्हारा भाई कल कहाँ गया। तुम्हारा भाई कल कहाँ गया, कहाँ के लिए इस्तेमाल क्या करेंगे, वेयर, डिड। गया कौन, योर ब्रदर, जाने के लिए गो, यस्टरडे, वेयर डिड योर ब्रदर गो यस्टरडे। अगला सेंटेंस देखिए, आठवां सेंटेंस, राम कब लौटा। कब के लिए इस्तेमाल क्या करते हैं, व्हेन डिड राम रिटर्न, लौटने के लिए क्या कहते हैं, रिटर्न, व्हेन डिड राम रिटर्न। अगला सेंटेंस देखिए, कितने लड़के कक्षा में नहीं आए। कितने लड़के, देखिए कितने के लिए शब्द आता है हाउ मेनी। देखिए कितने और कितना दोनों में थोड़ा सा फर्क है। कितने मतलब जो ऐसी संख्या है जिनको अपन गिन सकते हैं, ऐसी चीज़ जिनको अपन गिन सकते हैं, उसके लिए हाउ मेनी। और जिनको अपन गिन नहीं सकते, कितना, उनको, उसके लिए भी हम कई बार कितनी भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो जो शब्द है उसके लिए, जिसको अपन गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल जो चीज़ है, उसके लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो हाउ मेनी बॉयज डिड नॉट कम टू द क्लास। कितने बच्चे क्लास में नहीं आए, डिड नॉट कम, कम नहीं आना, हाउ मेनी बॉयज डिड नॉट कम टू द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस है, उस बच्चे ने कितना दूध पिया। देखिए यहाँ भी कितना है, कितने के लिए यहाँ पे हाउ मेनी नहीं करेंगे अपन, क्योंकि दूध को अपन गिन नहीं सकते, एक दूध, दो दूध, तीन दूध, ऐसे थोड़ी गिन सकते हैं अपन। तो अपन क्या करेंगे इसके लिए, हाउ मच मिल्क डिड दैट बेबी ड्रिंक। नेक्स्ट सेंटेंस 11, तुम्हारे घर कल कौन आया। तो तुम्हारे घर कल कौन आया, कौन के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं, हु केम टू योर हाउस यस्टरडे। यहाँ पे ध्यान देना आप, हु केम टू योर हाउस यस्टरडे, यहाँ पे हमने कोई भी कहीं भी डिड का प्रयोग नहीं किया है,
पहले ही मैंने नियम बता दिया था इसका कि हु के बाद में हम कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। यह अपवाद है सेंटेंस का, हु वाले वाक्य, क्योंकि हु वाले वाक्य में ही ऐसा वाक्य होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी सभी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हु केम टू योर हाउस यस्टरडे। तो आज हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना सीखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी हमने रिपीट किया। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से घर पे रहिए, अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाते रहिए। धन्यवाद।